पिछले वीडियो के अंदर हमने अर्धश्रुति विभाजन फर्स्ट अर्धश्रुति विभाजन है, ये क्रिया शुरू की है। तो इसके अंदर होता क्या है, अर्धश्रुति विभाजन फर्स्ट उसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। और इसके दौरान जो पुत्री कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या है वो मात्र कोशिका से आधी रहती है। और इस विभाजन में 4 प्रावस्थाएं आती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था है, यह प्रावस्था इसमें सबसे अधिक लंबी और जटिल होती है, जिसके अंदर जीन विनिमय और क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। और इस प्रावस्था को 5 भागों में बांटा जाता है प्रोफेज फर्स्ट को, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिडीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन प्रावस्था है, लेप्टोटीन प्रावस्था के अंदर गुणसूत्र है, ये लेप्टोटीन प्रावस्था का डायग्राम। इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र है वो सभी गुणसूत्र एक जगह एकत्रित हो जाएंगे और केंद्र के किनारे में आ जाएंगे, पास में व्यवस्थित हो जाएंगे। फिर दूसरी प्रावस्था आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन गुणसूत्र में क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र है, एक जैसे जो गुणसूत्र है वो आपस में जोड़े बना लेते हैं, जाइगोटीन प्रावस्था। इस प्रावस्था के अंदर समजात गुणसूत्र परस्पर पास पास आकर जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। फिर पेचिडीन प्रावस्था आती है। पेचिडीन प्रावस्था में क्या होता है, जो समजात गुणसूत्र जो एक दूसरे के पास में आई है वो गुणसूत्र क्या होगा, गुणसूत्र है उनमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब अतिव्यापन होगा, इनके जो गुणसूत्र के जो खंड है वो एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापन करेंगे और अतिव्यापन करने को ही क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, ठीक है। चौथी प्रावस्था है डिप्लोटीन प्रावस्था। डिप्लोटीन प्रावस्था में क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इस क्रॉसिंग ओवर के कारण जो गुणसूत्र के खंड है वो टूटकर अलग हो, एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाते हैं और जहां से ये जुड़ते हैं उस जुड़ने के स्थान को क्वाइजिमेटा कहा जाता है। तो ये कौन सी डिप्लोटीन प्रावस्था हो गई। डिप्लोटीन प्रावस्था के बाद में आती है डाइकाइनेसिस प्रावस्था। डाइकाइनेसिस प्रावस्था में क्या होगा, जो काइजमेटा बनी है ये ऊपर की ओर खिसकते जाएंगे और विलुप्त हो जाएंगे। केंद्रक के बाहर जो केंद्रक झिल्ली है वो पूरी तरह विलुप्त हो जाएगी। केंद्रिक का है, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली संरचना है वो विलुप्त हो जाएगी और 2 तारक केंद्र है वो बन जाएंगे। 2 तारक केंद्रों का निर्माण है वो हो जाएगा। तो ये डाइकाइनेसिस प्रावस्था हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है प्रोफेज फर्स्ट के बाद वो आता है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट प्रावस्था। तो मेटाफेज फर्स्ट प्रावस्था है, उसका डायग्राम है ये वाला, ठीक है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है देखो, इसमें तारक तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर वाले भाग से जुड़ जाते हैं। ये दोनों तारक केंद्र हैं, दोनों विपरीत ध्रुवों पर चले गए। विपरीत ध्रुव पर जाने के बाद इनसे तारक तंतु बनेंगे। इनसे क्या बनेंगे, तारक तंतु। और इन तारक तंतुओं में गुणसूत्र है वो सेंट्रोमियर वाले भाग से, यानी सेंट्रोमियर वाला भाग है वहां से गुणसूत्र है वो इन तारक तंतुओं पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। गुणसूत्रों की जो बुझाई है वो बीच की और मध्य की ओर होती है, ये ध्यान रखना है इस प्रावस्था में। फिर आती है एनाफेज फर्स्ट प्रावस्था। अगली प्रावस्था का नाम क्या है, एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है देखो, इसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। एनाफेज फर्स्ट प्रावस्था, इसके अंदर सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होगा। तारक तंतुओं के संकोचन से आधे गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर व आधे गुणसूत्र दूसरी ध्रुव की ओर चले जाते हैं। तो ये देखो, ये दोनों गुणसूत्र, अब देखो ये सेंट्रोमियर से यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रावस्था में क्या होगा, इन तारक तंतुओं के अंदर संकुचन की क्रिया होगी। संकुचन की क्रिया होगी तो ये तारक तंतु इन गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचेगा और ये तारक केंद्र गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचेगा। तो आधे गुणसूत्र ऊपर चले जाएंगे और आधे गुणसूत्र नीचे आ जाएंगे। तो ये प्रावस्था होती है एनाफेज प्रावस्था। इसके बाद जो प्रावस्था आती है उस प्रावस्था का नाम होता है टेलोफेज प्रावस्था या टेलोफेज फर्स्ट प्रावस्था। टेलोफेज फर्स्ट प्रावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है। जो गुणसूत्र है उन गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना शुरू हो जाता है। गुणसूत्र क्रोमेटिन जालिका में आ जाते हैं और गुणसूत्र है वो क्रोमेटिन जालिका के
अंदर आ जाएंगे। तारकाएं विलुप्त हो जाते हैं, दोनों तारकाएं विलुप्त हो जाएंगे और इस अवस्था में केंद्रिका पुनः प्रकट नहीं होती, लेकिन इस अवस्था में केंद्रिका नहीं बनेगी। तो ये कौन सी प्रावस्था हो गई? टेलोफेज प्रावस्था। अब टेलोफेज फर्स्ट प्रावस्था के बाद कौन सी प्रावस्था आएगी? कोशिका द्रव्य प्रावस्था। कोशिका द्रव्य प्रावस्था है, उसमें देखो क्या होगा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन हो भी सकता है और नहीं भी। यानी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया फर्स्ट की क्रिया हुई है। इस क्रिया होने के बाद इसके अंदर कोशिका का जो विभाजन है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी दोनों ही क्रियाएं हैं वो संभव है। कोशिका विभाजन संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विभाजन होने पर दो पुत्री कोशिकाएं बन जाएगी। अगर विभाजन होगा तो विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन जाएगी, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होगी और गुणसूत्रों की जो संख्या है वो मात्र कोशिका से आधी होगी। ये होने के बाद में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में भाग लेंगे। अब ये दोनों कोशिकाएं हैं जो नई कोशिका बनी हैं, वो दोनों कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में भाग लेगी। तो ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की क्रिया है वो यहाँ तक पढ़ी है हमने। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर क्या क्या पढ़ा? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन के अंदर जो एक मात्र कोशिका है वो दो पुत्री कोशिकाएं बनाती है। पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर और जीन विनिमय की घटना है वो होती है। इसके अंदर प्रोफेज अवस्था आती है, प्रोफेज फर्स्ट अवस्था आती है, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट, चार अवस्थाएं आती है। ठीक है, जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है वो सबसे अधिक लंबी होती है, जटिल होती है, जिसको भी 5 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 5 भागों में। कौन कौन से 5 भाग है? लेक्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस प्रावस्था। ठीक है, अब देखो अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद प्रोफेज के बाद वो मेटाफेज में, मेटाफेज से वो एनाफेज में और एनाफेज के बाद टेलोफेज में आएगी। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। इसके बाद में ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में जाएगी। इससे पहले क्या आता है? इंटरकाइनेसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट व सेकंड के बीच की अवस्था को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट पूरा हो गया, सेकंड शुरू हो रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो अवस्था आती है उस अवस्था को इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। इसके दौरान डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है और इस अवस्था में डीएनए नहीं बनता है। इंटरकाइनेसिस अवस्था में डीएनए का जो निर्माण है वो नहीं होता है। ठीक है, फिर कौन सी विभाजन आएगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। देखो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर क्या होता है? इसे समकारी विभाजन भी कहते हैं। इसको समकारी विभाजन कहा जाता है। समकारी, इसे समकारी विभाजन भी कहते हैं। समकारी विभाजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ऊपर हमने पढ़ा था, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो कोशिकाएं बनती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी गुणसूत्र तो आधे वहीं पर ही हो गए, यानी आधे गुणसूत्र तो ऊपर वाली कोशिकाओं में है। अब इन दो कोशिकाओं से दो और कोशिकाएं बनेगी, उन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र आधे ही रहेंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? समकारी विभाजन। इसकी प्रक्रिया समसूत्री विभाजन के समान होती है और इस विभाजन की क्रिया है वो समसूत्री विभाजन के समान है, वो पाई जाती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में बनने वाली दोनों कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में भाग लेती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो दो कोशिकाएं बनी हैं ये दोनों ही कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर भाग लेगी।
इसमें केंद्रक विभाजन की क्रिया निम्न अवस्थाओं में संपन्न होती है, और केंद्रक विभाजन की क्रिया है उनमें उसके अंदर अलग अलग अवस्थाएं आएंगी। अवस्थाएं वही है, प्रोफेज सेकंड आ जाएगा, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। ये अवस्थाएं हैं वो इनके अंदर आती है। अब ये क्रिया किस प्रकार होगी, देखो ये जो अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान बनी दो कोशिकाएं हैं, ये अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान बनी दो कोशिकाएं हैं, ये दोनों ही कोशिकाएं इंटरकाइनेसिस अवस्था में है। इंटरकाइनेसिस अवस्था से ये प्रवेश करेगी मेटाफेज सेकंड के अंदर। तो मेटाफेज सेकंड में प्रवेश करेगी तो इसके अंदर तारक केंद्र है उनका निर्माण हो जाएगा। मेटाफेज सेकंड, प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, दोनों तारक केंद्र अलग अलग चले जाएंगे, तारक तंतुओं का निर्माण हो जाएगा और इनके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो इनके ध्रुवों पर, जो तारक तंतुओं पर आ जाएंगे। इसके बाद एनाफेज सेकंड की क्रिया होगी। एनाफेज में क्या होगा, गुणसूत्र है इनका असमान रूप से विभाजन होगा, और गुणसूत्रों का असमान रूप से विभाजन होने से तारक तंतुओं में संकुचन होगा, और तारक तंतुओं में संकुचन होने के कारण गुणसूत्र है वो टूटकर अलग अलग सिरों पर आ जाएंगे। फिर टेलोफेज प्रावस्था। टेलोफेज अवस्था में गुणसूत्र है वो क्रोमेटिन जालिका के रूप में आ जाते हैं। गुणसूत्र जब क्रोमेटिन जालिका के रूप में आएंगे तो गुणसूत्र के क्रोमेटिन जालिका में आने के बाद में इनमें केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। तारक केंद्र वो विलुप्त हो जाते हैं, केंद्रक के चारों ओर झिल्ली का निर्माण हो जाता है। ठीक है, दो असमान रूप से केंद्रक बन जाएंगे। इसके बाद कोशिका विभाजन की, कोशिका द्रव्य विभाजन है, इनमें कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य विभाजन होने से एक कोशिकाएं हैं उनसे दो दो कोशिकाएं बन जाएगी, यानी इस एक कोशिका से ये दो कोशिका बनेगी, इस वाली कोशिका से ये दो कोशिकाएं बन जाएंगी, यानी टोटल जो कोशिकाओं की संख्या है वो हो जाएगी 4। तो ये अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड की क्रिया है वो पूरी। इस क्रिया के अंदर क्या हुआ, अर्धसूत्रीय विभाजन की क्रिया में, अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड की क्रिया में दो कोशिका विभाजित होकर 4 कोशिकाएं बना लेगी, और इन चारों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है वो मात्र कोशिका से आधी रहेगी। इसलिए इस विभाजन को अर्धसूत्रीय विभाजन कहा जाता है।